सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 2023 में जो 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक तो नॉर्सेट का एंड एक यूपी यूएमएस सफाई अथवा का एंड एक बीएफ यूएचएस फरीदकोट का एग्ज़ाम होने वाला है। सो उसी के रिलेटेड हमने एक सीरीज शुरू की हुई है एंड ये सीरीज़ का 3rd पार्ट है एंड इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको 2 पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा एंड ये 3rd पार्ट है एंड इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर हम इन तीनों एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा देंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ लॉस ऑफ ब्लड विच इज़ मोर देन। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में कितना ब्लड लॉस होता है, इसको हम पीपीएच भी बोल देते हैं। आपको पीपीएच भी आ सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज की जगह, शॉर्ट फॉर्म इसकी। तो कितना ब्लड लॉस होगा, क्या वो 500 ml होगा, क्या वो 200 ml होगा, क्या वो 800 ml होगा या फिर 900 ml। तो कितना ब्लड लॉस होगा पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो जो कह रहे हैं 900 ml गलत, जिसने 800 ml कहा है गलत, 200 ml गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500 ml ब्लड लॉस होता है पोस्टपार्टम हेमरेज में। ठीक है, तो यही अगर हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, अगर उन्होंने पूछ लिया भाई सिजेरियन सेक्शन में कितना ब्लड लॉस होता है, तो वो होता है 1000 ml। ठीक है, तो जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है, अगर उन्होंने पूछा भाई नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, लेस देन 500 ml। ठीक है, तो ये नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में होता है। एंड अगर उन्होंने पूछ लिया भाई सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी में कितना ब्लड लॉस होता है, तो फिर आएगा 500 ml ब्लड लॉस होता है सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी में। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद परनीशियस एनीमिया इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट और नर्स एंटिसिपेट्स दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, तो वो हमने उठा लेते हैं परनीशियस एनीमिया। भाई क्लाइंट को परनीशियस एनीमिया हो चुका है, तो उसकी जो हम केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या प्लान करेंगे कि उसका जो परनीशियस एनीमिया है वो ट्रीट हो जाए। तो जिसको तो भाई पता है कि परनीशियस एनीमिया क्या है, तो उसका आंसर ये 100% सही होगा। तो परनीशियस एनीमिया क्यों होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो परनीशियस एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। तो आप सभी को पता लग गया होगा इसका क्या आंसर है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन B12। तो जो परनीशियस एनीमिया है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा B। तो इसको भी याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHO के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा चुका है एंड CHO के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में, वो किस ऑर्गन की हम हेल्प से उसको रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी किस ऑर्गन की हेल्प से उसको रेगुलेट करती है। तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम होगा, क्या वो हार्ट होगा, लिवर होगा, किडनी होगा या फिर थायराइड ग्लैंड होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा या फिर किडनी होगा या फिर हार्ट होगा या फिर लिवर होगा। तो आप बताएं क्या होगा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो क्या होगा, जिसने हार्ट कहा है भाई उसका गलत, लिवर का है जिसने गलत, ना ही पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में जो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, तो वो ऑर्गन है किडनीज। ठीक है, तो किडनीज हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखती हैं। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट ऑन टू अ स्ट्रेचर द नर्स शुड बेंट फ्रॉम द। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एम्स में पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन तो आगे भी पूछा जा सकता है भाई, तो आप देख लें। तो व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट ऑन टू अ स्ट्रेचर द नर्स शुड बेंट फ्रॉम। तो नर्स ने कहाँ से बेंट होना है, जब उसने पेशेंट को लिफ्ट करना है स्ट्रेचर पर, तो कहाँ से बेंट होगी फिर नर्स, क्या वो वास्ट से होगी या वो बैक से होगी या फिर शोल्डर से होगी या फिर नी से होगी। तो क्या कहाँ से बेंट होती है नर्स,
तो जिसने कहा है वास्ट गलत, जिसने कहा है बैक गलत, जिसने कहा है शोल्डर गलत, एंड जो कह रहे हैं भाई डी ऑप्शन उनका 100% सही होगा, क्योंकि नीज से हमने हमारे जो घुटने होते हैं, ठीक है, घुटने होते हैं वहाँ से हमने बेंट करना है, देन ही हमने जो पेशेंट है उसको लिफ्ट करना है स्ट्रेचर से, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट है ऑन आयोनाइज्ड थेरेपी, आयोनाइज्ड थेरेपी, तो उसको आयोनाइज्ड एक ड्रग होता है जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो उसको आयोनाइज्ड ड्रग वो चल रहा है पेशेंट को, जो टीबी का पेशेंट है, तो उसमें हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे। A patient with tuberculosis who is on ionized therapy should also be administered, तो इसको आयोनाइजर भी चल रहा है और उसको हम साथ में और क्या एडमिनिस्टर करते हैं। तो जिसको तो भाई पता है वो कमेंट करें, एंड जिसको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। आयोनाइज्ड थेरेपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है INH। तो आयोनाइज्ड थेरेपी जब भी हम देते हैं ना पेशेंट को, तो उसमें विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। पेशेंट में इस ड्रग को देने से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जिसको भाई पता है विटामिन B6 को क्या कहते हैं, यहाँ पर वो इन नेम्स की जगह पर वो ये भी लिख सकते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो उनके नेम्स हैं वो इन्होंने लिख दिए। तो विटामिन B6 को हम क्या कहेंगे, तो भाई जो बोल रहा है थायमिन कहेंगे उसका गलत होगा, नायसिन भी नहीं कहेंगे, एंड राइबोफ्लेविन भी नहीं कहेंगे, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरिडॉक्साइन, ठीक है। पायरिडॉक्साइन हम कहते हैं विटामिन B6 को, ओके। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब भी हम आयोनाइज्ड थेरेपी देते हैं तो हम विटामिन B6 उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। जब भी वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है उसको हम आयोनाइज्ड थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसको हम विटामिन B6 देते हैं, क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग विटामिन B6 जो है हमारी बॉडी में उसको वो डेफिशिएंसी कर देता है, उसको घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए हमने साथ में विटामिन B6 भी उसको एडमिनिस्टर करना है, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्साइन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन को हम कहते हैं विटामिन B2, एंड नायसिन को कहते हैं, नियासिन को हम कहते हैं विटामिन B3, एंड थायमिन को हम कहते हैं विटामिन B1, ओके। तो आपने इन सभी के जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, इनका जो भी वो नाम है, विटामिन A को क्या कहते हैं, विटामिन B को क्या कहते हैं, वो भी पढ़ कर जाना है आपने, वो भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा D, ओके। देन आगे मूव ऑन होने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर हम इन तीनों एग्जाम के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज अ नर्स यू टीच अ क्लाइंट हु हैज़ हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिएंट टू हेल्प विद टिश्यू रिपेयर। तो ये क्वेश्चन आपको एम्स में पूछा जा चुका है, एंड आगे भी क्या पता पूछ सकते हैं, एंड UPMS के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड BFUHS के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नर्स है, ओके, तो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को, जिसको कि न्यूट्रिएंट, जिसको टिश्यू रिपेयर के लिए उसने कुछ, उसको सर्जरी हुई है उसकी, ठीक है, क्लाइंट की, तो उसने टिश्यू रिपेयर के लिए उसको एक न्यूट्रिएंट उसको टीच करना है, भाई तू ये खाया कर, इसके जो हाई है, ठीक है, वो खाया कर, तो उससे तेरा जो टिश्यू है वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि क्लाइंट की सर्जरी हुई है एंड उसको कुछ उसने न्यूट्रिएंट उसको देना है, तो उसको क्या वो देगी जिससे कि उसका जो टिश्यू रिपेयर है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो नर्स क्या करेगी, उसको क्या वो फैट्स उसको लेने के लिए कहेगी, या फिर प्रोटीन्स लेने के लिए कहेगी, या फिर विटामिन्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो किस चीज़ से जो टिश्यू है वो रिपेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको नोट कर लें। तो जो टिश्यू रिपेयर होता है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट से होता है, ना तो विटामिन से होता है, ना तो फैट से होता है। तो जो टिश्यू रिपेयर होता है तो वो होता है प्रोटीन से, ओके। जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन
बोला है भाई बी ऑप्शन सही है, उसका 100% सही होगा, एंड बाकी जो वो नहीं होने वाले। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि टिश्यू रिपेयर में कौन सा जो फूड ग्रुप है वो हेल्प करता है, वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अगर वो ज़्यादा लेगा पेशेंट तो उसका जो टिश्यू रिपेयर है वो इंक्रीज होगा। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, हेल्प HELLP। तो इसको फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ HELLP सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं। H मीन्स hemolysis and EL means elevated liver enzymes, elevated liver enzymes। ओके, तो जो EL होता है elevated liver enzymes, यहाँ पर लिखा हुआ है raised liver enzymes। ठीक है, ये तो सही है, इसका ही ये फीचर है। एंड LP का क्या मतलब होता है। LP होता है लो प्लेटलेट्स। तो ये लो प्लेटलेट्स होता है LP का मतलब। H का हो गया हेमोलाइसिस, EL का हो गया एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, एंड LP का हो गया लो प्लेटलेट्स। तो ये क्वेश्चन मुझे भी एक एग्जामिनर था, जब मैं 4th ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, तो तब उन्होंने वाइवा होता है ना हमारा, तो प्रैक्टिकल के वाइवा में ये क्वेश्चन मुझे पूछा था, भाई हेल्प की जो डेफिनेशन है वो मुझे बताओ, उसकी फुल फॉर्म क्या है। HELLP की फुल फॉर्म क्या है। तो आप भी इसे पढ़ लें, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जैसे मैंने बताया कि रेज्ड एलिवेटेड लिवर एंजाइम तो आएगा ही, एंड हेमोलाइसिस को हम हेमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं, ये भी सही है। एंड जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स लो प्लेटलेट्स। ओके, तो इसका जो साइंटिफिक नेम उन्होंने रखा है वो रखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसको हम कहते हैं लो प्लेटलेट्स भी इसको कह सकते हैं, लो प्लेटलेट्स भी इसको कहते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। तो ये भी इसका फीचर है। तो 3 फीचर तो हो ही गए। तो जो नहीं फीचर है वो है इसिनोफिलिया। ठीक है, इसिनोफिलिया जो फीचर है वो नहीं है। इसिनोफिलिया जो है वो फीचर नहीं है हेल्प का। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर लंग मेच्योरिटी विच ड्रग इज गिवन। तो लंग मेच्योरिटी के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं। तो क्या हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, क्या हम बीटामिथासोन देते हैं, क्या हम आयरन देते हैं, या फिर मैग्नीशियम देते हैं। तो कौन सा ड्रग हम लंग मेच्योरिटी के लिए देते हैं। तो ना तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, ना तो हम आयरन देते हैं, ना मैग्नीशियम। तो जिन्होंने यहाँ पर लिख कहा है कि भाई बी ऑप्शन, तो उसका 100% सही होगा, क्योंकि हम लंग मेच्योरिटी के लिए देते हैं बीटामिथासोन। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज़ को स्क्रीन करना है हमने, तो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। क्या वो होगी, इट इज़ डन बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फास्टिंग इज नीडेड बाय द पेशेंट, डन विद 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, डन इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट राइट होगी प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ को स्क्रीन करने के दौरान। तो जो बोल रहे हैं फर्स्ट फास्टिंग इज नीडेड बाय द पेशेंट, बी भी नहीं होगा, एंड डन विद 100 ग्लूकोज नहीं होगा, एंड ना ही हम जो लास्ट वीक में यहाँ पर होते हैं ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डन इन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, क्योंकि जब ही फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होती है ना, तभी हम उसकी जो डायबिटीज़ है वो स्क्रीन कर लेते हैं, भाई इसकी कितनी ब्लड शुगर रहती है पहले, तभी हम उसे कंट्रोल करने के लिए उसको ड्रग दे देते हैं। अगर वो लास्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए तो तब उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हार्ड होता रहता है। तो इसलिए हम उसको फर्स्ट जो एंटीनेटल विजिट होती है तभी हम उसका जो डायबिटीज़ है वो स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, तो जो कह रहे हैं डी ऑप्शन इज़ राइट, तो उनका 100% सही होगा।
देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग। तो एक न्यूबॉर्न की हम जो मैच्योरिटी रेटिंग है वो किस स्केल से हम जो गेस्टेशनल एज है, ठीक है, तो उसका हम किस स्केल से हम मेज़र करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्कोर दिए हुए हैं, तो किस स्कोरिंग सिस्टम से हम एक न्यूबॉर्न की जो गेस्टेशनल एज है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, उसको हमने चेक करना है। तो किस स्कोर से हम उसका जो गेस्टेशनल एज है वो हम चेक करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम BIND स्कोर इस्तेमाल करेंगे या फिर अफगार स्कोर यूज़ करेंगे या फिर डॉन स्कोर यूज़ करेंगे या फिर न्यू बेलार्ड स्कोर यूज़ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D। हम न्यू बेलार्ड स्कोर यूज़ करते हैं जब भी हमने जो गेस्टेशनल एज को असेस करना होता है, ठीक है, बाय मैच्योरिटी रेटिंग। इसमें हम न्यूरोमस्कुलर भी असेस करते हैं एंड फिजिकल भी असेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दोनों असेस करते हैं। न्यूरोमस्कुलर के भी 6 पॉइंट होते हैं एंड फिजिकल के भी 6 पॉइंट होते हैं। आपको बुक पर मिल जाएगा फुल टॉपिक। तो इसका जो मेन जो पॉइंट है वो यही क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें से अगर क्वेश्चन बना तो वो यही पूछेंगे कि भाई जो गेस्टेशनल एज है वो किससे असेस करते हैं। तो हम करते हैं न्यू बेलार्ड स्कोर से हम गेस्टेशनल एज बाय मैच्योरिटी हम असेस करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड आगे अब बस आज की वीडियो में इतना ही। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड यहाँ पर आपको प्रीवियस पार्ट की जो पार्ट 2 है उसकी वीडियो शो हो रही होगी, इसको क्लिक करो एंड प्रीवियस जो पार्ट 2 है उसको देख लो। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।